हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज। ये जो हल्ला मचा हुआ है, जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि लोग इन रेगुलेशंस के खिलाफ हैं, क्यों है? देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके कानून रेगुलेशंस के पॉइंट वाइज ही करते हैं। पहली शुरुआत ऑब्जेक्टिव से होती है आपकी, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम यह है कि आपने यहां पे एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपने ऑब्जेक्टिव में तो कह दिया कि हाँ ईडब्ल्यूएस को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट फिर आप पूरे रेगुलेशन में कहीं पे भी ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करते हैं। ना ही आप इक्विटी कमेटी में उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, ना ही अन्य किसी पॉइंट में आपने ईडब्ल्यूएस का नाम मेंशन किया है। मात्र उद्देश्य बस में चीजें लिख देने से एंश्योरिटी या आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस एज वेल, देन देयर मस्ट बी एनी एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन दीज रेगुलेशन टॉकिंग अबाउट ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, जिनकी बात आपने ऑब्जेक्टिव में की है, उनके जिक्र और कहीं नहीं आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है जिसकी हम और आप बात करेंगे, वो है डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन की। क्लॉज 3 का जो सब क्लॉज ई है, विच टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे कंपैरिजन है 2012 के रेगुलेशन और 26 के रेगुलेशन के। द रेगुलेशन ऑफ 2012 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एथनिसिटी, ठीक, जो कि 2026 के रेगुलेशंस में कहीं भी इनको जगह नहीं मिली है। मतलब भाषा के आधार पर भेदभाव तो कोई नई बात नहीं है। हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलता होगा भाषा के आधार पर, ठीक है। बट जैसे ही आप इन हिंदी बेल्ट स्टेट से आप साउथ की तरफ जाते हैं, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, पिछले 6 महीने से कितना हल्ला हो रहा है आए दिन। मतलब अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर की बात करिए, तब तो आपको आए दिन देखने को घटनाएं मिलती हैं कि लैंग्वेज, भैया ये वाली भाषा बोलो, नहीं बोलोगे ये वाली भाषा बोलोगे, वगैरह वगैरह। मैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पे नहीं जा रहा हूं, पर मैं एक जनरलाइज वे में जो बात बता रहा हूं कि क्यों इस रेगुलेशन में लैंग्वेज का ग्राउंड नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज, इस डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जिन ग्राउंड्स की बात आप कर रहे हैं, उसमें ना ही लैंग्वेज है ना ही एथनिसिटी है, ठीक है। फिर इक्विटी की परिभाषा भी थोड़ा सा, मतलब अगर आप बोल रहे हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है आपको, तो ये किस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि एक ग्रुप को फायदा पहुंचाओ और दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुंचाओ? तो इस तरह से तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे नहीं लगता है क्रिएट की जाती है। विदाउट हैविंग एनी इंपैक्ट ऑन वन ग्रुप, you can promote or you can provide security to another group, there is no problem in that, but आप एक ग्रुप को फायदा पहुंचाने के साथ साथ दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना उसे तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है तो अपनी इक्विटी की परिभाषा कोई बदल दीजिए, और अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो अन्य प्रोविजंस में आप सुधार कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज की, जो कि है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में जो इक्विटी कमेटी है, ठीक। क्लॉज 5 का सब क्लॉज 6, इक्विटी कमेटी। अब ये इक्विटी कमेटी क्या बोलती है? इक्विटी कमेटी ये बोलती है कि भैया 10 मेंबर होंगे इनमें। कितने मेंबर होंगे? 10 मेंबर होंगे। अब यहीं का आप क्लॉज 7 अगर देखेंगे तो क्लॉज 7 में आप ये मस्ट कर देते हैं कि मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन। तो आपने इनका रिप्रेजेंटेशन तो इक्विटी कमेटी में मस्ट कर दिया है कि होना ही होना चाहिए। पर फिर वहीं पे आप एक बात और बोलते हैं कि जो यहां पे 5-6 इक्विटी कमेटी में जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे, पहला मेंबर कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 6वें मेंबर की जो लाइन है वहां पे आप ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक मेंबर इक्विटी कमेटी का कोऑर्डिनेटर होगा। क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर होगा कौन? तो कोऑर्डिनेटर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो डिसएडवांटेज सेक्शन के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा सोचता, समझता या काम करता होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। और अभी जब आप पूरे रेगुलेशन को देखेंगे, ठीक है, तो क्लॉज 5 का जो क्लॉज 4 है, सब क्लॉज 4, यानी कि क्लॉज 5 का जो क्लॉज 4 है, इट टॉक्स अबाउट कि कोऑर्डिनेटर होगा कौन, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का कोऑर्डिनेटर वो व्यक्ति होगा जो डिसएडवांटेज सेक्शन के बारे में जिसका इंटरेस्ट होगा बहुत ज्यादा, यानी कि उनके बारे में सोचना, समझना, काम करने वाला व्यक्ति। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि इक्विटी कमेटी में आप
तो ऐसा व्यक्ति जो कोऑर्डिनेटर होगा तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट वाला आदमी ज्यादातर यही हो सकता है कि या तो वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ओबीसी का हो, वगैरह वगैरह। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा जो जनरल कैटेगरी का होता हो। तो आप 5 लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन मस्ट कर रहे हैं इक्विटी कमेटी में, बट फिर आप कोऑर्डिनेटर भी आप चाह रहे हैं कि वो उसी मार्जिनलाइज सेक्शन से भी हो। आप साफ तौर पे लिख नहीं रहे हैं कि वो उसी सेक्शन से बिलोंग करता हो, बट आप ये जरूर लिख रहे हैं कि वो उसी सेक्शन के बारे में सोचने समझने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो इस पूरे कंपोजिशन से प्रॉब्लम है। इस पूरे कंपोजिशन में यदि आप देखेंगे तो मस्ट से आप या तो आप यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर देते कि एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक डिसएडवांटेज, एक वुमेन, मतलब जो भी, पर एक स्पेसिफिक क्लॉज होने चाहिए थे जहां पे उनके रिप्रेजेंटेशन को की एक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता कि यार कम से कम इतने मेंबर इस ग्रुप से हो, कम से कम इतने मेंबर इस ग्रुप से हो। मतलब यहाँ पे तो आपने खुली छूट दे दी है कि यहाँ पे एक भी मेंबर जनरल कैटेगरी से ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक, और लास्ट जो है वो है प्रोसीजर से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रोसीजर से ये है, जब आप क्लॉज 8 का सब क्लॉज 2 देखेंगे तो वहां पे आपने एक शब्द लिख दिया है प्राइमा फेसी, जो ये बताता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन या डिटेल्ड इंक्वायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट में पीनल लॉज का एलिमेंट यदि दिखता है आपको, ठीक है, तो उसे भैया पुलिस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। मतलब आप खुले आम कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सोशल एक्सप्लॉयटेशन को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं आप। ठीक है, कि इन रेगुलेशंस का मिस यूज करके सोशल एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही होगा, कॉलेज में एक्सप्लॉयटेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मिस यूज होना ही होना है। साथ ही साथ आप ये भी इन रेगुलेशंस के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं कि लीगल एक्सप्लॉयटेशंस भी हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट पहुंचेगी, आप और हम जो इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस के पास वो कंप्लेंट जाएगी तो किस तरह से बर्ताव किया जाएगा? क्या वो उनके साथ बैठाएंगे, बोलेंगे अरे कोई बात नहीं भाई साहब ये सब होता है? ऐसा तो होने नहीं वाला है। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस दिया जाएगा, प्रताड़ना तो होनी ही है, वो तो जायज सी बात है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनसे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो ओवरऑल चीजें ये आती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी व्यक्ति को अगर मार्जिनलाइज ग्रुप्स को किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन या किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम इस चीज से है कि क्या किसी एक ग्रुप को एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए दूसरे ग्रुप्स को डिसएडवांटेज प्रोवाइड करना जरूरी है? द पॉइंट इज कि जिस लेवल का मिसयूज इन रेगुलेशंस को सोचकर ये सोचा जा रहा है कि these regulations are not just for the betterment of marginalized groups, but they will be misused. ठीक है, they will be misused for exploiting the students or the youth belonging from the general category. ठीक है, सो इन रेगुलेशंस का से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कोई भी फायदा, कोई भी प्रावधान बना सकते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, बट प्रताड़ित करने का इन्हें वेपन मत बना दीजिए।